प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। हिंदुस्तान में भी इसका कहर है, लेकिन हिंदुस्तान ने दूसरे ममालिक के मुकाबले कोरोना पर ज्यादा मुस्तैदी से काम किया है और डट कर मुकाबला किया है। यही वजह है कि हिंदुस्तान में कोरोना से जारी लड़ाई में सरकार को एक तरह से जीत मिल रही है। सरकार ने अवाम से परेशान न होने और एहतियात बरतने की अपील की है। मुल्क के जानकार और डॉक्टरों का आखिर क्या कुछ कहना इस कोरोना वायरस को लेकर। सबसे पहले डॉक्टर और जो माहिरीन हैं उनका बयान हम आपको सुनवाते हैं और उसके बाद इस वबा को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ खदशात हैं, क्या कुछ एहतियात करने की जरूरत है। आज प्राइम डिबेट में हम इसी पर बात करेंगे। मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा पैनिक नहीं कीजिए, अपना ध्यान रखें। जो ये जरूर है कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए हमारा बचाव ही एक मात्र हमारे पास है इसका जो ट्रीटमेंट हमारे लिए। तो हम अपने जो हाथ को अच्छे से साफ करें फेस पे लगाने से पहले। और हाथ साफ करने का मतलब है अगर हम साबुन से करें तो कम से कम 25-30 सेकंड, ये नहीं कि 5 सेकंड में हम हाथ धो लिए तो धुल गए, नहीं। या फिर अल्कोहल बेस्ड रब जो होता है उससे साफ करें कम से कम 20 सेकंड, ताकि अच्छे से हमारा हाथ साफ हो जाए फेस पे लगाने से पहले। और ये ह्यूमन टू ह्यूमन अगर फैल रहा है तो ड्रॉपलेट से फैल रहा है। तो हम ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई इफ एनीवन इज स्नीजिंग और कफिंग तो ड्रॉपलेट्स अगर कहीं गिर गए हैं तो हमारा हाथ अन्य वहां टच होता है, तो हम अपने फेस पे लगाने से पहले वी शुड क्लीन अवर हैंड्स। भीड़ वाली एरियाज को अवॉइड करें। जहां तक जरूरी नहीं है बाहर जाना, भीड़ वाले एरियाज में सिनेमा हॉल्स हो, मॉल्स हो या बहुत क्राउडेड मार्केट प्लेसेस हो, वहां पे जाना अवॉइड करें। और अगर जाना है तो प्रिकॉशन ले कि कोई अगर खांसी कर रहा है, किसी को देख के लग रहा है, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहें। और जहां तक हो सके निश्चित रूप से हर आधे घंटे में अपने हाथ को किसी साबुन से धोएं या किसी सैनिटाइजर से साफ करें हाथ। एक तो ये है। दूसरा, अपने आप को के ऊपर भी खुद निगरानी रखें कि अगर मुझे गले में दर्द हो रही है या मुझे किसी तरह का बुखार या जुकाम जैसा लग रहा है तो तुरंत अपने हेल्थ केयर उससे कांटेक्ट करें, संपर्क करें उनसे कि मेरे को किस तरह की बीमारी है। और आपके जो डॉक्टर हैं वो आपसे बातचीत करके ये पता कर सकते हैं कि क्या आपको कोरोना वायरस की जांचें करवानी चाहिए या आपको साधारण खांसी जुकाम है। भारत सरकार ने इसमें बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे आईपीएल मैचेस को पोस्टपोन करना या बाकी जो इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज को कॉल ऑफ करना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, इनफैक्ट कई स्टेट्स के अंदर तो बड़ी शादियों को भी कैंसिल किया गया या उनको छोटा करने को बोला गया है। ये बहुत बढ़िया कदम है और इसी की वजह से हो सकता है हम बीमारी को कंटेन कर पाए। जो चाइना ने अब किया है, चाइना ने बाद में किया, जहाँ जो इटली अब कर रही है वो इंडिया ने पहले से कदम उठाए हैं। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैवल एडवाइजरी इशू करना और उसके साथ साथ 100 से ज्यादा जगह पर इस कीटाणु की जांच होना, यानी कि हर स्टेट के हर बड़े शहर के अंदर आज की तारीख में ये जांच हो रही है। ये बहुत बड़ा कदम है। डरना अच्छी बात है, पैनिक नहीं। एक सिंपल लाइन का मैसेज है कि अगर आपको बुखार और खांसी है अपने डॉक्टर से बात कर लें। फीवर एंड खांसी याद रखिए, अगर आपको सिर्फ खांसी है तो पोल्यूशन, खांसी के साथ में जुकाम है तो एलर्जी, जुकाम और खांसी के साथ में आपको बुखार है तो फ्लू, अगर आपको गले में खराश है और बुखार है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लेकिन अगर आपको खांसी के साथ बुखार है और सांस फूल रहा है तो ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिनको खांसी और बुखार है अपने डॉक्टर से बात करें और सर्जिकल मास्क को पहन ले ताकि उससे किसी दूसरे को खतरा ना हो। आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये फ्लू के अर्ली लक्षण हो, कल तक आपको जुकाम चालू हो जाए। तो इसलिए आज की डेट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है, या तो सरकार के नंबर पे डायल करें या अपने लोकल डॉक्टर से बात करें कि मैं क्या करूं। डॉक्टर के पास रश करने की जरूरत नहीं है।
तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया पर कोरोना का कहर और हिंदुस्तान में भी इसका असर देखा जा रहा है। हालांकि हिंदुस्तान में सरकार ने जो काम किया और जिस मुस्तैदी से काम किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इसे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी एहतियातन कई अहम कदम उठाए गए हैं। आखिर इस कोरोना वायरस को शिकस्त कैसे दी जाए, कैसे लड़ा जाए इस कोरोना वायरस से और इसको हराया कैसे जाए? क्या कुछ एहतियात करने की जरूरत है? तिब्बी तौर पर मेडिकल के हिसाब से क्या कुछ करने की जरूरत है? और इसके अलावा मजहबी एतबार से अगर हम किस तरह से इससे निपटा जा सकता है, क्या कुछ इस्लाम में इसके बारे में कहा गया है, साफ सफाई के बारे में? क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर यही कहा जा रहा है कि सिर्फ एहतियात एहतियात और एहतियात। अगर आप एहतियात बरतते हैं, जो चीजें डॉक्टरों की तरफ से बताई जा रही हैं, माहिरीन की तरफ से बताई जा रही हैं, अगर उस पर आप अमल करते हैं तो बहुत हद तक कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान आज मेरे साथ प्राइम डिबेट पे जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर MS कंवर जी हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब हैं, चेयरमैन हैं अंजुमने मिनहाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे इस्लाम में क्या कुछ कहा गया जब इस तरह की वबा फैले, क्या कुछ करने की जरूरत है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब यूनानी डॉक्टर हैं, यूनानी में क्या कुछ इसमें ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा आगा सुल्तान साहब माहिर तालीम भी और समाजी कारकुन भी हैं, आपसे भी इस पर बात करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में मेरे साथ कुछ और खास मेहमान भी प्राइम डिबेट में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर MS कंवर जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, लगातार हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि तादाद जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, जो मामले हैं कोरोना वायरस के वो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में हम अगर देखें, चाहे इटली की बात करें, ईरान की बात करें, चाइना की बात करें या स्पेन की बात करें या अमेरिका की बात करें, उसके मुकाबले में हिंदुस्तान ने बहुत कंट्रोल किया है इस पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इटली में तो देखते देखते ऐसा भी सिचुएशन है कि दिन के 200, 250, 300 तक लोग मर गए। बिल्कुल, इतनी ज्यादा तादाद में नंबर्स बढ़े उनके, इतनी ज्यादा तादाद में डेथ होनी शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि वहां की जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो ओवरवेल्म हो चुकी हैं और यहां तक हालत हो चुकी है कि वो डॉक्टर्स को ये सोचना पड़ रहा है कि हम किसको एडमिट करें, किसको ना करें। हालांकि सबको ऐसे सिचुएशन में जो ज्यादा सिक केसेस है सबको एडमिट होना चाहिए, इंटेंसिव केयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन वहां पे ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि ऐसा नहीं हो पा रहा। देखिए, ये चीजें यूरोप में और भी कई जगह हो रही हैं। फ्रांस में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, स्पेन में खासकर। अगर इटली में 25-26 हजार लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं जी, तो 15,000 के करीब स्पेन में भी हो चुके हैं, 14-15,000। इट्स अ ह्यूज नंबर। और यूके में भी नंबर्स बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, अमेरिका में भी बढ़ रहे हैं। लेकिन आप अगर देखें सारे मैप पे तो कई कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें एक पीक होकर के रुक गई है। चाइना में अगर वो फिगर सही है तो, और साउथ कोरिया में, और इवन साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे मुल्कों में भी नंबर्स बड़े धीरे से बढ़े हैं आगे, एकदम से एक्सप्लोजन नहीं हुआ जैसे यूरोप में हो गया। इंडिया में आई थिंक जितनी मुस्तैदी से इस बार काम हुआ है, मेरे को 25 साल इंडिया में आए हुए हो गए, ऐसी मैंने मुस्तैदी कभी नहीं देखी जिसमें कि सारी एजेंसीज बार बार मीटिंग्स हो रही हैं, बार बार पोर्ट्स को कंट्रोल किया जा रहा है, एंट्री पॉइंट्स को कंट्रोल किया जा रहा है, और टीवी के जरिए, आपके प्रोग्राम्स के जरिए, और मैसेजेस हर जगह आ रहे हैं, और रेडियोस पे, और पब्लिक को इतनी ज्यादा अवेयरनेस दी जा रही है ताकि आप क्राउडेड एरियाज में ना जाएं और कॉन्टैक्ट्स से दूर रहिए। जिनको बीमारी के लक्षण है उनसे कॉन्टैक्ट बनाने से बचिए, और कैसे हाइजीन का ख्याल रखना है जो आपने अभी टीवी पे दिखाया, ये सारी चीजें। और पोर्ट्स को देखिए आप, 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हैं इंडिया के, वहां सब पे स्क्रीनिंग हो रही है। आज से नहीं, पिछले 3 हफ्ते से हो रही है, 4 हफ्ते से हो रही है। और 12 मेजर पोर्ट्स पे, 65 छोटी पोर्ट्स पे, और जितने लैंड एंट्री पॉइंट्स है सब पे स्क्रीनिंग हो रही है। इसी वजह से अभी तक
कोरोना इतनी रैपिडली इंडिया में नहीं बढ़ा, लेकिन बिल्कुल इसमें एक राइडर है, वो ये कि जब तीसरा चौथा हफ्ता होता है बीमारी का, इस बीमारी में जो देखा गया है, तब एकदम से स्पर्ट करता है। वो सिचुएशन इंडिया में आने वाली है, आ सकती है, हो सकता है ना भी आए, उस तरीके से आए और बड़ी स्लो तरीके से अपटेक हो। तो यही हम चाहते हैं, यही कोशिश कर रहे हैं कि एकदम से स्पर्ट ना हो, जिससे हमारी मेडिकल फैसिलिटीज तक एकदम से ओवरवेल्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि एहतियात तो बहुत जरूरी है। और जो चीज यहां पर डॉक्टर कंवर ने बताई कि तीसरा चौथा यानी आगे का जो स्टेज है उस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, इस पे भी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर सुनील सी अग्रवाल जी, कैंसर सर्जन हैं। आप भी मेरे साथ मुंबई से जुड़ गए। डॉक्टर सुनील, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। डॉक्टर सुनील, अगर मुझे आप सुन पा रहे हैं। धन्यवाद साहब। जी जी, डॉक्टर सुनील, जो चीज यहां पर डॉक्टर कंवर कह रहे थे कि बहुत हद तक इस पर हिंदुस्तान में काबू पाया गया। अगर इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से लोगों में खुद इसमें बहुत ज्यादा बेदारी देखी जा रही है। फर्क तो जाहिर सी बात है लाइफ के हर सेक्टर में एक तरह से फर्क पड़ा है, लेकिन बहुत हद तक इसे कंट्रोल किया गया। लेकिन जो बात डॉक्टर कंवर कह रहे थे कि इसके आगे के जो स्टेजेस होंगे तीसरे चौथे वीक में, तीसरे चौथे हफ्ते में ये और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। क्या आगे इसमें क्या कुछ हो सकता है, किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है इसे? देखिए, अभी तक ना कोविड वायरस जो हम कोरोना वायरस है वो कोविड-19 वायरस है। इसके लिए कोई ना वैक्सीन नहीं निकली है, ना ही कोई ट्रीटमेंट आया है। बिल्कुल। तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट थिंग। प्रिवेंशन करना सबसे अहम है और इसके लिए गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से सारा काम किया ही है, जैसा कि इन्होंने बताया। बट इंडिविजुअल लेवल पे जो हमें करना चाहिए वो बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले तो ना जो भी व्यक्ति ऐसी जगह पे किसी दूसरे देश में से आया है जहां पर ये कोविड वायरस काफी कॉमन है, तो उसे खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर लेना चाहिए। उसे कम से कम 14 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर उनके कांटेक्ट में आया है और उसे सर्दी जुकाम वगैरह है तो उसे भी अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति जिनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार और मलेरिया वीक वगैरह है उन्हें इमीडिएटली डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। N95 मास्क आता है, एक N95 मास्क लगा के रखें वो, ताकि वो खुद अपने जरिए से किसी और को वो स्प्रेड नहीं करे। अभी तक इंडिया में ना ये फेज 2 पे पहुंचा है, लेकिन अगर वो हम अपने ध्यान नहीं रखेंगे तो ये फेज 3 फेज 4 पे पहुंच जाएगा। अगर ये फेज 3 फेज 4 पे पहुंच गया तो फिर हमारी पूरी आबादी जो कि बहुत ज्यादा है और पर स्क्वायर मीटर हमारी डेंसिटी सबसे ज्यादा है इंडिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये बहुत तेजी से फैलेगा। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति बीमार है वो अपने आप को आइसोलेट कर ले, वो इमीडिएटली ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाए। और अगर उसका कांटेक्ट किसी भी भारी व्यक्ति से जो ऐसे देशों से आया हुआ है तो फिर उसे टेस्टिंग के लिए, जैसे इंडिया बॉम्बे में कस्तूरबा हॉस्पिटल है जहां पे इसका टेस्ट होता है, तो उसे ऐसे सेंटर में जाके अपने आप को टेस्ट करवाना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात, जितने माहिरीन हैं सबका यही मानना है कि अगर एहतियात इसमें बरती जाए तो इसे एक तरह से शिकस्त दी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से माहिरीन और डॉक्टर कह रहे हैं कि आगे के कुछ जो स्टेजेस होंगे वो बहुत थोड़ा सा खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से यहां पर मुकाबला किया जा रहा है, यहां पर जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए हैं, ऐसे में सिर्फ अगर और एहतियात बरती जाए, लोगों में और बेदारी हो तो इस पर भी काबू पाया जा सकता है, आगे की लड़ाई भी आसान हो सकती है। मैं डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, यूनानी में क्या कुछ ऑप्शन है इसके लिए, किस तरह से इससे लड़ा जा सकता है? क्योंकि क्या आपको लगता है कि जिस तरह का ये कोरोना वायरस है, क्या इससे पहले इस तरह की कोई बीमारी इससे पहले सामने आई, इस तरह का वायरस कभी कुछ सामने आया हो जिससे यूनानी में कोई हल हो इसका? दरअसल ये वबाई अमराज में शामिल होता है जी, और जितने भी वबाई अमराज हैं आमतौर से फ्लू की शक्ल अख्तियार करते हैं। तो उसी तरह का ये भी एक वायरस का हमला है
और पहले हमें आवाम को बताना चाहिए कि वायरस ही क्या चीज है। बिल्कुल। वायरस दरअसल जीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है। वो खुद जिंदा नहीं होता है, बैक्टीरिया नहीं होता है वो जी, यानी अधमरा या अधजिया ये कह सकते हैं हम आम जबान में। तो ये जब कमजोर इंसान के करीब आता है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर हो, कुव्वत मनाअत कमजोर हो, तो कुव्वत मनाअत हमें जो है वो बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। तिब्ब विज्ञानी में हमेशा जो है इस सिलसिले में कई सारी दवाइयां, मसलन जोशांदे का इस्तेमाल जी, खमीराजात का इस्तेमाल, ताजा और सादा खाने का इस्तेमाल, सूप का इस्तेमाल, वो सूप दोनों शक्ल हो सकते, वेज नॉनवेज दोनों हो सकते हैं। बॉडी फ्लूइड जो है वो बाहर रखने की जरूरत असल में है। तो हुक्मा ने हमेशा जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पर अमल किया है। और उनका हमेशा ये पैगाम रहा है जी, कि अपनी फिटनेस को ठीक रखिए, आदत को, लाइफ स्टाइल को ठीक रखिए, खाना और सोना इसको दुरुस्त रखिए, बिल्कुल, बेराहरवी नहीं। और जो पर्सनल हाइजीन है इस पर खास तवज्जो दी गई है। तो ये इंतहाई अहम है, इस पर बार बार जिक्र किया जा चुका है। साफ सफाई के ताल्लुक से भी वो कॉमन चीज है, लेकिन तिब्ब यूनानी में खास तौर से बॉडी को अपने फिट रखने के लिए, कुव्वत मनाअत या कुव्वत मदाफ़त को मजबूत बनाए रखने के लिए जो खमीराजात का इस्तेमाल किया गया है जी, वो इंतहाई अहम है। बिल्कुल। इसमें जो हजरात शुगर के मरीज हों तो जाहिर है कि उनके लिए खमीरे नहीं मुनासिब रहेंगे, तो उनके लिए यह है ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल है। और इसके अलावा जो है हमने पहले बताया आपसे वेज नॉन वेज सूप का इस्तेमाल है, इसकी कसरत होनी चाहिए। अच्छा, इन दिनों में खास तौर से हमें अपने नाश्ते पर और सुबह शाम के खाने पर खास तौर से देनी चाहिए जी। उसमें सलाद का इस्तेमाल है और सादा और ताज़ा ग़िज़ाओं का या जो भी कुछ हम इस्तेमाल करें, ये जो फ्रीज का एक हमारे यहाँ सिस्टम चला हुआ है जी, ये बड़ा, कोई चीज रख कर ना खाई जाए, फ्रीज करके ना खाई हाँ, जाए। उसमें यही होना चाहिए हमेशा आदमी को कि जी। सादा खाना बनाया जाए, ताज़ा बनाया जाए और उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। बिल्कुल, बासी फ्रेश नहीं, फ्रेश फ्रीज में खाना ही रखिए, खाया जाए और रात में बच जाता है उसे सुबह इस्तेमाल ना किया जाए, दोपहर का बचा हुआ उसे डिनर में इस्तेमाल ना किया जाए, रात के खाने में इस्तेमाल ना किया जाए। बहुत अच्छी चीजें आपने बताई डॉक्टर साहब। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान उबैद ताहिर साहब जो कि न्यूज प्रेजेंटर हैं, आरजे हैं रेडियो कतर के, वो भी हमारे साथ इस वक्त राज तौर पर दोहा से जुड़े हुए हैं। उबैद ताहिर साहब, आपका भी न्यूज 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल है। क्या कुछ हालात दोहा और कतर के हैं, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। और इसके अलावा हिंदुस्तान से आप दूर हैं, यहां की खबरें आपको मिलती होंगी, क्या कुछ आप सोचते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। अतहर साहब, आपने मेडिकल से जुड़े हुए और जो माहिरीन हैं उनको आपने सुना। अगर इस्लामी तौर पर हम बात करें इन वबाओं को लेकर या जो कोरोना वायरस का जो इस वक्त कहर है, क्योंकि बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इस तरह की मतलब वबा आई थी उस वक्त, और उससे किस तरह से निपटा गया था। इस्लाम क्या कुछ कहता है कि जब इस तरह की वबाएं हों तो क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए अबू हुरैरा साहब, पहली चीज तो यह है कि कुरान मुक़द्दस मुतबर्रिका में सूरह बकरा में आयत 155 में अल्लाह रब्बुल करीम ने इरशाद फरमाया कि यकीनी तौर से मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ चीजों के साथ इम्तहानात होते हैं और उस मौके पे तुमको साबित कदम रहना चाहिए, यानी तुम खुदा की ज़ात पे तवक्कुल और असबाब के साथ उन चीजों का मुकाबला करो। बिल्कुल। तो इसलिए वबा या जो अमराज होते हैं, ये मुख्तलिफ जो परेशानियां जो दिक्कतें हैं, उनको जिस तरीके से मुझसे पहले जो हकीम साहब ने या डॉक्टर हजरात ने कहा वो यही था कि पहली जरूरत इस चीज की है कि उसका मुकाबला जो है किया जाए। खुद नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई मर्ज ऐसा नहीं कि जिसकी कोई दवा अल्लाह रब्बुल करीम ने मुतय्यन न की, शर्त यह कि उसको खोज लिया जाए, उसको तलाश कर लिया जाए। और एहतियाती तदाबीर की बात यह है कि हजरत उसामा बिन ज़ैद की मशहूर रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी जगह कोई वबाई मर्ज बिलखुसूस ताउन फैल जाए तो जो लोग उस बस्ती में हैं वो उस बस्ती से बाहर ना जाएं और जो बाहर के लोग हैं वो उस बस्ती में दाखिल ना हों।
यही वजह है कि सैयदना हजरत उमर जब मुल्क शाम की तरफ जा रहे थे और रास्ते में एक बस्ती पड़ी, जहां आपने पूछा ये बस्ती कौन सी है, तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह उनके साथियों ने बताया कि इस बस्ती में ताउन यानी प्लेग था। तो उन्होंने सहाबा से मशवरा कर, जो उस वक्त मौजूद थे, कि हमको इस बस्ती से होकर गुजरना चाहिए। सबने मना करा। उस मौके पर एक सहाबी ने कहा कि आप क्या तकदीर से भाग रहे हैं? आपने कहा नहीं, तकदीर से नहीं भाग रहा, बल्कि तदबीर के साथ खुदा की तकदीर में पनाह ले रहा हूं। यानी एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करना मजहब के खिलाफ नहीं है। एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करना जरूरी है। जिस तरीके से दोनों हजरत ने बताया, मुख्तलिफ तरीकों से लगातार हाथ को धोना, चेहरे और नाक को साफ रखना, तो जो भी फर्ज जो है वो 5 वक्त वजू कर रहा है, नमाज के लिए जा रहा है, उसके लिए एहतियात ज्यादा लाजिम हो जाती है। दूसरी चीज, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका जो मुस्लिम की रिवायत, आपने इरशाद फरमाया कि बीमार को तंदुरुस्त से दूर रखो, इसलिए, और फरमाया उसके अंदर दोनों शर्तें हैं कि यानी कि वो जानवर और इंसान अगर कोई बीमार हो तो बीमार और तंदुरुस्त को दूर रखा जाए, और अगर हो भी जैसे डॉक्टर दूसरे लोग, वो भी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। तीसरी अहम चीज अबू हुरैरा साहब, क्योंकि पूरी दुनिया में एक वबा की सूरत इख्तियार करता जा रहा है, इस मौके पर अल्लाह की जात पर भरोसा, यकीनी तौर से मुख्तलिफ अकायद के लोग हैं, सब खुदा पे अपने अपने अकीदों के अतबार से यकीन रखते हैं, लेकिन जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको भी इख्तियार करना लाजिम है। बिलखुसूस सफाई का खास लिहाज रखा जाए, इसके सिवा जो खाने पीने की चीजें उनके अंदर एहतियात को शामिल किया जाए। तीसरा, जो इस तरीके की इज्तिमाइयात हैं, जो मुख्तलिफ उलामा सभी कह रहे हैं कि भीड़ से बचा जाए, बिलखुसूस खुद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और हिंदुस्तान में भी कहा गया है कि आप मस्जिदों में फर्ज नमाज तो अदा करें, लेकिन इसके सिवा फौरी तौर से कोशिश करें कि आप अपने घरों में रहें, बिला जरूरत बाहर ना निकलें, और साथ साथ दूसरे लोगों को ये मर्ज ना लगे या उनसे हमको ना लगे, उसके लिए एहतियाती तदाबीर को भी इख्तियार किया जाए, क्योंकि खुदा मुसब्बिबुल असबाब है और असबाब के साथ अल्लाह की रहमत को तलाश करना कोई गुनाह नहीं है। इसलिए तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार और हुकूमत, जैसा आपने कहा, मैं शुक्रगुजार हूं कि कम अज कम हिंदुस्तानी हुकूमत ने, कल वजीर आजम ने सार्क के तमाम लीडरान को जमा करा, और पहली मरतबा पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है कि कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे वायरस से, पूरी वबा से लड़ने की कोशिश हुई है। इसलिए हम सबको मिलकर लड़ना है, तदाबीर को इख्तियार करना है, खुदा पे भरोसा रखना है और एहतियात को हर हाल में पकड़ना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई, और क्या कुछ इस्लाम में कहा गया उसका भी आपने जिक्र किया, और बार बार न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए भी हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से जो माहिरीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबने यही बात कही कि एहतियात तमाम मर्ज से बचने और तमाम वबाओं से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एहतियात बरता जाए। जितना ज्यादा हम एहतियात बरतेंगे उतना ज्यादा एक तरह से महफूज रहेंगे। मैं आगा सुल्तान साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले उबैद ताहिर साहब आपके पास आना चाहूंगा। उबैद ताहिर साहब, हिंदुस्तान से बहुत दूर आप हैं, इस वक्त दोहा में मौजूद हैं। क्या कतर में इसका कितना असर है कोरोना वायरस की, अगर हम बात करें, क्योंकि शुरुआती तौर पर हमने देखा था कि कतर में एक भी मामला नहीं था, लेकिन अचानक हमने देखा कि 250 से 300 और 400 मामले एक तरह से मुतासिरीन के सामने आए कतर में। किस तरह से वहां की सरकार निमट रही है, और हिंदुस्तान के बारे में जो खबरें आपको मौसूल होती हैं उन्हें सुनकर क्या कुछ महसूस करते हैं आप? बहुत शुक्रिया अबू हुरैरा साहब। दरअसल इंसान कहीं का भी हो, उसकी जो नफ्सियात है, उसके सोचने का जो अंदाज है, उसकी खुशियां और उसके गम सभी जैसे होते हैं। तो यहाँ पर जब ये सिलसिला शुरू हुआ, पहले 2-3 केस सामने आए, तो उसके बाद एक तशवीश आम लोगों में जरूर फैल गई, लेकिन उतनी नहीं थी कि जितनी आज पाई जाती है। और सब लोगों की तरह यहाँ पर भी यही समझा जा रहा था कि एक आम सा एक इन्फ्लुएंजा है, एक सीजनल एक फ्लू है और कुछ अरसे में खत्म हो जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज साबित हुई कि ऐसा नहीं है, ये कोई आम सा फ्लू नहीं है और इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। और ये बात यहाँ पर मीडिया में और जो भी देखेंगे, तो हमने खास तौर पर इटली का तजुर्बा है कि जहां पर शुरू में इसको बहुत ही हल्का किया गया और उसका भुगत रहे वक्त वो उसका वबा का मुंतकिल हो चुका है, स्पेन की सूरत है। तो भी लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वबा को या इस मर्ज को हल्का न लें, इसको ये ना समझें कि ये फ्लू है और खत्म हो जाएगा, बल्कि बहुत जरूरी है, इंतहाई जरूरी है, जैसे कि आपके दीगर तमाम मेहमानों ने भी कहा कि एहतियात बहुत जरूरी है, सफाई बहुत जरूरी है, हाथों को हमेशा साफ रखें, चेहरे को न छुएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाएं। और यहाँ पर कतर गवर्नमेंट ने भी
कतर में रहने वाले तमाम अफराद की सेहत को मद्देनजर रखते हुए कतरी शहरी और गैर कतरी जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं सबकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए बहुत अहम फैसले किए हैं। उसमें कल जो यहाँ पे जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उसमें ये फैसला किया, यहाँ के जो अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद आल थानी, उनकी सरबराही में वो इजलास हुआ हाई लेवल का, और ये फैसला किया गया कि कल बुध से फ्लाइट्स दोहा को जो आने वाली फ्लाइट्स हैं वो तमाम बंद कर दी जाएंगी, सिर्फ ट्रांजिट होगा, और ये सिर्फ कतरी शहरी जो दुनिया के किसी मुल्क से आ रहे हो तो उनको आने की इजाजत होगी, लेकिन वो भी 14 दिन तक क्वारंटीन में रखे जाएंगे। इसके अलावा जितने रेस्टोरेंट्स हैं, जितने कैफेटेरियाज हैं, जितने होटल्स हैं, जितने कैफे हैं, उन सब पे पाबंदी लगा दी गई है कि वहां पर बैठ करके जो खाते पीते थे लोग, वक्त गुजारते थे, खुशगपियां मनाते थे, हुक्का वगैरह वगैरह तमाम चीजों पर पाबंदी लगा दी गई। स्कूलों की छुट्टियां तो बहुत पहले कर दी गई थी और अब पहले कर दी, यहाँ ऑनलाइन सिलसिला स्कूल का वो शुरू किया जा रहा है। बिल्कुल। साथ ही साथ जो मसाजिद में भी इसका, आप जानते हैं कि एक अरब इस्लामी मुल्क है तो यहाँ पे मस्जिदें कसरत से हैं और लोगों में मस्जिदों में जाने का रुझान बहुत है, लेकिन वज़ारत औक़ाफ़ ने भी गाइडलाइंस जारी की हैं वज़ारत सेहत के साथ साथ के मसाजिद में लोग आए और 5 मिनट के बाद ही, अजान के 5 मिनट के बाद ही तमाम नमाजें होंगी और वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाएं। जुमे के सिलसिले में भी ये हिदायत है कि पहली अजान नहीं हो रही है, सिर्फ दूसरी अजान ही होगी और खुतबा भी मुख्तसर, और उसके बाद ये कि लोग सुन्नतें घर में जाके पढ़ें और साथ ही वजू वगैरह घर से करके आए। बिल्कुल, ये तमाम कदम एहतियाती तौर पर एक तरह से सरकार ने उठाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उबैद साहब दोबारा से आपके पास आऊंगा, मुझे ब्रेक पर भी आना, उससे पहले आगा सुल्तान साहब, सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। खास तौर से इस दौरान मैंने देखा कि ईरान में खास तौर पर इसका कुछ ज्यादा असर देखा जा रहा है, क्योंकि आगा सुल्तान साहब इराक और ईरान के अक्सर दौरे करते रहते हैं। आगा सुल्तान साहब, ईरान में इस वबा का इतना ज्यादा बढ़ना, इसके पीछे क्या कुछ वजह आप मानते हैं? और हमने देखा कि हिंदुस्तान और ईरान के बीच में बहुत पुराने रिश्ते, और वो रिश्ते इस वक्त हमने देखा कि एक दूसरे की मदद के लिए बिल्कुल दोनों मुल्क खड़े हैं इस वक्त। पहले तो मैं हमारे वतन की बात 1 मिनट में बोलना चाहता हूं, हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में जो मेजर्स लिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और मैं आता हूं बेंगलोर स्टेट गवर्नमेंट, बहुत अच्छे हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हिंदुस्तान के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यही वजह से माशाल्लाह अल्लाह के सदक़े से कंटेन हो रही है। इधर सिर्फ 2 डेथ्स हुए हैं इंडिया में। वजह यह है कि मेजर्स बहुत अच्छे हैं और गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है, और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स आर एक्सेलेंट, टॉप ऑफ द वर्ल्ड स्टाफ है। पब्लिक भी साथ देना चाहिए, और पूरे डॉक्टर्स ने कहा है जो भी मेजर्स लेना है वो उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं मैं। अब रहा ईरान और इराक। ईरान में 850 डेथ्स हुए हैं, इराक में 10 डेथ्स हुए हैं। ईरान को आज जो सैंक्शंस अमेरिका ने डाल रखी है, मैं पूरी दुनिया से पूछना चाहता हूं, यूनाइटेड नेशंस से पूछना चाहता हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पूछना चाहता हूं, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में क्यों नहीं मिस्टर ट्रम्प को बोले इस सैंक्शंस को लिफ्ट करें। सैंक्शंस लिफ्ट होने से एड जा सकता है उधर। आज ईरान में बहुत से मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए, उनके पास नहीं है आज। तो ये आवाज आज तक कोई नहीं उठाया है। मैं ताज्जुब हूं, हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज क्या कर रहे हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सैंक्शंस उठानी है ईरान से, सो दैट द मेडिकल एड रीचेस टू देम ओनली। अदरवाइज ये डेथ्स ज्यादा होते जाएंगे। 850 हैं और मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीमीटर्स नहीं है और प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं है। तो ये कौन यूनाइटेड नेशन है किस लिए? तो मैं गुजारिश करता हूं इस आपके मीडियम से कि यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस फौरन सैंक्शन उठाए। एंड फौरन सैंक्शन उठाने से बहुत से कंट्रीज हैं जो एड देना चाह रहे हैं वो मजबूर हैं। एंड इराक में 10 डेथ्स हुए हैं। इराक की हालत भी आप जानते हैं, वहां पे जियारत मना किया है। करबला में कोई भी एंट्री नहीं है, नजफ में भी किसी को, सिर्फ वहां के वासियों को, वहां के रेजिडेंट्स को एंट्री है। नजफ, करबला और काजमाइन में वहां की सिचुएशन भी ठीक नहीं है आज, इज बिकॉज ऑफ वॉर।
जंग, और ये मैं समझता हूं अबव पॉलिटिक्स वी शुड राइज एंड कम टू द एड ऑफ दीज टू कंट्रीज। रहा हिंदुस्तान का, इंशाल्लाह द गवर्नमेंट इज डूइंग गुड, स्टेट गवर्नमेंट हमारे डूइंग गुड इंशाल्लाह। बिल्कुल, हिंदुस्तान में सरकार ने बहुत मुस्तैदी से काम किया और बड़ी तेजी से इस पर एक तरह से ध्यान दिया गया। मुझे तो कभी इस माजी में या पास्ट में नहीं याद आता है कि किसी काम पर या किसी मर्ज को लेकर इतना ज्यादा फोकस हिंदुस्तान में किया गया। बहुत तेजी से इस पर काम किया गया है। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जो बात आगा सुल्तान साहब ने कही, अमेरिका को इंसानी बुनियादों पर इस वक्त ईरान के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि लगातार वहां पर जो मुतासरीन है उनकी तादाद बढ़ रही है। छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक से लौट कर आएंगे। जो एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या एहतियात बरते जाएं और इस वक्त जिस तरह की अफवाहें एक तरह से गर्म है, उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो प्राइम डिबेट में हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के कहर की। पूरी दुनिया में तो इसका कहर देखा ही जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो यहां पर भी लोग इससे मुतासिर हैं। हालांकि बड़ी हद तक सरकार ने, इंतजामिया ने और जो माहिरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्हें बड़ी हद तक इस पर एक तरह से काबू पाया है। हालांकि अभी तक इसकी कोई दवा या वैक्सीन मौजूद नहीं है, फिर भी एहतियात बरतकर इस पर काबू पाया जा सकता है। और इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर कंवर साहब आपके पास ही ब्रेक के बाद आना चाहूंगा। डॉक्टर कंवर जी, इसके बारे में जो बात बार बार निकल कर आ रही है वो यही है कि आप तन्हाई में रहें, भीड़ भाड़ की जगहों पर ज्यादा ना जाएं। मैं एक सवाल जो मेरे जहन में है कि आखिर क्वारंटाइन या आइसोलेशन की जो बात चल रही है, आइसोलेट करने की, इसमें क्या कुछ फर्क होता है क्वारंटाइन की अगर हम बात करें या आइसोलेट की बात करें, और क्या इसे हम घर पर भी कर सकते हैं? देखिए, नेशनल हेल्थ सर्विस जो यूके की है जी, उसका मैं आपको लेटेस्ट एडवाइजरी जो 2 दिन पहले उन्होंने दी है जी, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि अगर आपको कफ और फीवर है तो आप अपने घर में रहिए, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए और कोशिश करिए कि अपने फैमिली मेंबर्स से जितना दूर रह सके उतना दूर रहें, और कम से कम 2 हफ्ते के लिए जी। और अगर आपको सिम्टम है, आप सोचें कि चलो फोन पे मैं सलाह ले लूं, नेशनल हेल्थ सर्विसेज के फोन नंबर हमेशा हर एक के पास होते हैं जी। उनको भी कॉल नहीं करिए। वो कह रहे हैं कि आप तभी कॉल करें नेशनल हेल्थ सर्विस को अगर आपके सिम्टम इतने ज्यादा हैं कि आप सोचते हैं कि घर में कंट्रोल नहीं हो पा रहे, आप खांसी बहुत बढ़ गई, बुखार बहुत ज्यादा हो रहा है और आपकी सांस चढ़ना शुरू हो गया, और ऐसी सिचुएशन में जबकि आपको खुद लगता है कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, तभी आप हमें कांटेक्ट करें। नाउ इसका मतलब ये है, जानते हुए भी कि ये पेशेंट्स कोरोना कोविड-19 के हो सकते हैं, वो उनको टेस्टिंग के लिए बुला नहीं रहे हो। ये एडवाइजरी है 2 दिन पहले की, और बड़ी अच्छी एडवाइजरी है, खासकर उस स्टेज के लिए जबकि वायरस टेक ऑफ कर सकता है, स्टेज फेज 3 और फेज 4 में पहुंच सकता है, जबकि वहां पे ऑलरेडी पहुंच गया है, तो फेज 3 में है अभी। तो ऐसी सिचुएशन में मैं सोचता हूं कि ये बहुत अच्छी एडवाइजरी है कि आप घर में रहें। अगर आप हॉस्पिटल भी आते हैं तो आपको कई जगह हाथ टच करेंगे, कई जगह आप लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। हो सकता है कि आपको कोविड-19 ना हो सकता है कि आपके सिम्टम सिंपल फ्लू या इन्फ्लुएंजा हो। तो दोनों सूरतों में आपको कोई स्पेसिफिक दवाई तो दी नहीं जाएगी। इसलिए आप अगर सोचते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, अपने आप को क्वारंटीन कर लीजिए, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए और दूसरे फैमिली मेंबर से भी दूर रहिए, ताकि आप कम से कम लोगों को इन्फेक्ट कर सकें। इवन हेल्थ अथॉरिटीज भी इसको कोप अप नहीं कर पाएंगी अगर हर एक आदमी जिसको खांसी बुखार है वो हॉस्पिटल्स में पहुंचना शुरू हो जाए तो। सो इसलिए ये एक बड़ा अच्छा तरीका है, बड़ी अच्छी एडवाइजरी है। और लेकिन जब सिम्टम ज्यादा बढ़ जाए तो ऐसी सूरत में तो हमें एडमिट भी करना पड़ता है, हमारे आईसीयू तैयार रखने पड़ते हैं। देखिए, इटली में अगर 25,000 लोग इन्फेक्टेड हैं तो कम से कम 1500 के करीब आईसीयू में है इस वक्त। 1500 आईसीयू, कोई इटली हिंदुस्तान जैसा बहुत बड़ा मुल्क नहीं है। 1500 केसेस सिर्फ कोविड के आईसीयू में है, और 1500 अगर आईसीयू के अंदर है
तो कम से कम 3-4 हजार बाहर वेट कर रहे होंगे, जिनको किसी वक्त भी आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। सो इस तरीके से सर्विसेज ओवरवेल्म हो जाती हैं। तो मैं सोचता हूं कि ये एडवाइजरी बहुत अच्छी है। इसी को ही हमें हिंदुस्तान में भी शायद अप्लाई करेंगे वो, लेकिन अभी वो स्टेज आई नहीं कि जिसमें कि हमारे लोगों को अपने तौर पर भी एक तरह से इससे बचा जा सकता है। जिस तरह से डॉक्टर कंवर ने बताया कि अगर आप ये तमाम चीजें अलामात आप में पाई जाती हैं और शुरुआती तौर पर अगर आपको कफ है, बुखार है, खांसी है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, परेशान नहीं होना। अपने डॉक्टर, जो आपके पास के डॉक्टर हों, उनसे आप पहले सलाह मशवरा कीजिए और उसके बाद ही कोई आगे का कदम उठाया जा सकता है। मैं डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो बात डॉक्टर कंवर कह रहे थे कि अगर इस तरह की अलामात हैं तो लोगों से भीड़भाड़ से बचकर रहें, लेकिन मेरा सवाल यह कि खुद को तन्हाई में, आखिर जब लोग इस तरह से बीमार होंगे तो अपने आप को तन्हाई में रखें कैसे? घर वालों से, बच्चों से कैसे दूर रहें, घर वालों से कैसे दूर रहना है? क्या कुछ मेडिकल क्या कुछ कहता है इस बारे में? जो आप पूछ रहे हैं कि आइसोलेशन किस प्रकार से करना चाहिए, तो आइसोलेशन का तो एक तरीका डिफाइन किया गया है कि किसी व्यक्ति को ये सस्पिशन है कि उसे कोविड-19 हुआ है, तो उसे ऑब्वियसली एक कमरे के अंदर रहना चाहिए जो अच्छी तरह से वेल वेंटिलेटेड हो, और उसके परिवार के लोग अगर उनके कांटेक्ट में नहीं आए हैं, तो जब वो खाना भी सर्व कर रहे हैं तो उन्हें खाना ऐसे सर्व करना है कि जो दरवाजा है उसके बाहर वो खाना रखें, फिर वो चले जाएं और फिर व्यक्ति जो खाने की ट्रे है उसे अंदर ले। दिस इज द आइडियल टोटल कंप्लीट आइसोलेशन। नो डाउट ये बहुत डिफिकल्ट है और ये कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर हम ये सोचे कि हमारी कोई जिम्मेदारी है अपने परिवार की तरफ, अपने कम्युनिटी की तरफ, अपने सिटी की तरफ और अपने देश की तरफ, तो ये व्यक्ति को करना भी चाहिए। पर इसके साथ साथ मैं ना एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जितना कोविड-19 को लेके हाहाकार मचा हुआ है पूरे वर्ल्ड में, कुछ फिगर्स ऐसी भी हैं, जैसे कोविड-19 से 80% जो व्यक्ति इससे affected है, 80% of the people will have very small, very minor symptoms, और वो घर में रह के ही ठीक हो जाएंगे, उनको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। ये फिगर्स हैं। 20% जो बचते हैं उसमें से 15% ऐसे होंगे जिनको माइल्ड सिम्टम्स रहेंगे, जैसे सर्दी, खांसी, फटीक, मलेस वगैरह, और वो व्यक्ति को हॉस्पिटल जाके डॉक्टर के पास से इलाज करवाना पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी के जो 5% बचते हैं, केवल वो ही सीवियर फॉर्म में जाएंगे, जिसके अंदर उनको निमोनिया, ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और ये सारी प्रॉब्लम होगी, जिनको आईसीयू में एडमिशन लगेगा और वो वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड का आप फिगर देखोगे तो जो मॉर्टेलिटी है वो केवल 2% से भी कम है। तो आप ये समझिए कि ये जो वायरस है, नो डाउट ये बहुत तेजी से फैल रहा है, इसके लिए हमारे दिल में इतना खौफ है, बट ऑलमोस्ट 98% इस वायरस से जो भी इन्फेक्ट होएगा, 98% विल बी ऑल राइट। इसलिए मैं भी सबको ये कहना चाहूंगा कि नो डाउट हमें एहतियात बरतना है, पर डरना नहीं है। इससे पहले भी वायरस आ चुके हैं, जैसे कि SARS-2 आया था 2002 में, उसके बाद मर्क आया था MERS, दैट इज 2010 में। उस वक्त मॉर्टेलिटी इससे कई गुना ज्यादा थी। और अभी की भी, आज की भी बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस सबसे नंबर 1 डिजीज है जिससे कि आदमी मर रहा है, खास करके हमारी कंट्रीज में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड अफ्रीकन कंट्रीज में। ट्यूबरकुलोसिस आज की तारीख में 6000 लोगों से ज्यादा की जान ले रहा है पर डे। फिर भी हमें नो डाउट ये नया वायरस है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके बारे में हमें इतना पता है कि ये वायरस ड्रॉपलेट से फैलता है। ड्रॉपलेट का मतलब क्या होता है कि जब हम स्नीजिंग करते हैं और कॉफिंग करते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स निकलती है उसके अंदर ये वायरस रहता है।
वायरस की साइज थोड़ी सी बड़ी है, ड्रॉपलेट थोड़े हैवी होते हैं और इसलिए वो केवल 3 फीट तक दूरी तक गिरते हैं। एंड दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति को कफ, कोल्ड एंड ये प्रॉब्लम है उसे दूसरे से एटलीस्ट 1 मीटर की दूरी पे रहना चाहिए। बिल्कुल। ये जो वायरस ड्रॉपलेट के अंदर रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा सतह पे 8 to 10 आवर्स तक ही जीवित रहते हैं, उससे ज्यादा जीवित नहीं रहते हैं। तो दे आर वेरी इजीली जल्दी मर जाते हैं। और थोड़ा सा ये अभी पता आया है लेकिन वी आर नॉट 100% श्योर, ये हीट लेबाइल भी है। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि जिस जगह पे ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हीट है जैसे कि हमारा देश है, वहां पे ये वायरस और जल्दी मर जाएगा। तो इस वजह से मैं ये कहूंगा कि जहां पे 98% तक रिकवरी के चांसेस हैं तो हमें ये वायरस से बहुत ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली प्रिकॉशन लेना है बिकॉज इट इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। एहतियात बरतनी और परेशान नहीं होना है। मैं सैयद अहमद खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक यूनानी की खासतौर से अगर बात करें तो उसमें बात होती है नज़ले वबाइया की, उससे कितना मुख्तलिफ इस वायरस को आप देखते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत भी कफ, बुखार और नज़ले से ही एक तरह से होती है। दरअसल ये नज़ले वबाइया ही एक शक्ल है जी। ये और बात है कि इसके पहचान जो है एक नए वायरस की शक्ल में हुई है। लेकिन हमने जैसा इससे पहले जिक्र किया कि तमाम सारे वबा जो वायरस की शक्ल में फैलती है जी, उन सब की अलामतें तकरीबन एक जैसी होती हैं और उनका बचाव भी एक ही जैसा होता है जी। उसकी तदाबीरें भी एक जैसी होती हैं। इसलिए इसमें दूसरी बात यह है जो बहुत अहम डॉक्टर साहब ने बताई अभी जी कि 98% कवरेज के चांसेस हैं, मतलब इसमें जानी नुकसान होने का चांस बहुत कम होता है। सब्र करने की जरूरत है और एहतियात में बुनियादी तौर पर ही बताया गया है जो उसके बाकायदा एडवाइजरी जारी की जा चुकी है कि घरों से कम निकलें, भीड़ भाड़ में कम जाएं जी, हॉस्पिटल्स में बेवजह मत जाएं। अगर सारे सिम्टम्स जैसा कि बताया गया है कि सूखी खांसी है, बुखार तेज है, बदन दर्द है, ज्वाइंट दर्द है, जोड़ों के दर्द में जी, दस्त वगैरह आने लग गए हैं, इस कैफियत में आदमी हॉस्पिटल से रुजू करे। यूं जो सीजन इस वक्त चेंज हो रहा है जी, हमारे मुल्क में आमतौर से मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ऐसा होता होगा, जब भी मौसम बदलता है तो उस वक्त इस तरह के फ्लू के चांसेस बढ़ते हैं और ये कोई नई चीज नहीं है। तो इसमें यही है कि घबराने और कोई पैनिक कंडीशन पैदा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और बस मुकाबला हमें अपने तौर पर एहतियाती बेदार रहने की जरूरत है। और इसमें ज्यादा से जानकारी हो और इससे आप एहतियात करें तो इससे बचा जा सकता है, इससे एक तरह से लड़ा जा सकता है। मैं मौलाना अतार हुसैन देहलवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में उबैद ताहिर ने एक बात कही थी कि कतर में खासतौर से जहां से उनका ताल्लुक है कि वहां पर नमाजों को बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। अजान होती है, लोग मस्जिद जाते हैं, छोटी छोटी सूरें पढ़ी जाती है और नमाज जिस नमाज में 10 मिनट लगते थे वो 3 से 4 मिनट में खत्म कर दी जाती है। हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि एक तरफ ये वबा बढ़ भी रही है लेकिन इस तरह का कोई एहतियाती कदम अभी नहीं उठाया गया। क्या उसकी अभी कोई महसूस नहीं किया जा रहा है कि क्या अगर जुमे की नमाज हो रही है तो उसमें बड़े बड़े जो इज्तिमात होते हैं, मजमा होता है, क्या उसमें किसी तरह की कमी की जानी चाहिए? क्या कुछ इस्लाम क्या कुछ कहता है इस बारे में? जी बिल्कुल। देखिए, अब वगैरह सबसे अहम तरीन चीज तो यह है कि इस्लाम तमाम मज़ाहिब काबिल एहतराम हैं। इस्लाम की खूबी और कमाल ये कि उसको दीन फितरत कहा गया है, बिल्कुल, यानी फैद ऑफ द नेचर। वो कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा अहकाम या कोई भी ऐसी इबादत की बात नहीं करता जो कुदरत या नेचर के खिलाफ हो। यानी ये बिल्कुल उसको दीन फितरत इसीलिए कहा गया है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप एहतियाती तदाबीर की बात करें तो खुद नबी अकरम अलैहिस्सलाम का उस्वा हसना हमारे सामने है। खुद आप वजू को देख लीजिए, छींक आने पे आपका उस्वा हसना सुन्नत क्या थी। जमाई अगर आए तो अलैहिस्सलाम ने शायद हत्तल इम्कान उसको रोकने की कोशिश करो और अगर ना हो तो अपने वो हाथ को उल्टी तरफ से रखें। तमाम एहतियाती तदाबीर हमारे सामने नबी अलैहिस्सलाम का उस्वा हसना मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग खुद सरकार सलाम के उस्वा हसना से अपना मुकाबला करना चाहते हैं जो अपने आप में बहुत गलत है।
हुजूर की जिस तरीके से हमारे हकीम साहब ने फरमाया, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की कुव्वत मुदाफ़ियत और हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत में जमीन और आसमान का फर्क है। वो नबी मुरसल, नबी आखिर हैं और वो तमाम इंसानों में सबसे अफजल आला है, इसलिए उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत से आप अपना मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो एहतियाती तदाबीर सरकार सलाम ने बयान फरमाई है उनको इख्तियार करने की जरूरत है। जो आदमी भी यकीनी तौर से 5 वक्त वजू कर रहा है वो अपने हाथों को भी धोएगा, मुंह और नाक को भी साफ करेगा, चेहरे को भी साफ रखेगा। फिर आप जानते हैं कि खाना खाने से पहले जो हाथ धोने की सुन्नत है वो यही है कि आप अच्छी तरह हाथ धोने के बाद उसको किसी कपड़े के और ये किसी पोंछने की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि आप उन्हीं हाथों से आपको जो है वो खाना खाना चाहिए। सुन्नत का एक पहलू ये भी है कि खाना जो है वो देर तक पका हुआ होना चाहिए, सादा होना चाहिए। तो तमाम एहतजाबिर को इख्तियार में फिर बड़े अदब एहतराम से आपके तमाम मुशाहिदीन और नाजरीन को ये इल्तिमास करना चाहता हूं कि एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पे खुद नमाज बहुत हल्की पढ़े और दूसरों को भी इसकी तलकीन फरमाई है। इसलिए बेहतर यह है कि बड़े इज्तिमात या जुमे की नमाजें या दूसरी चीजें हैं उनमें जिस तरीके से कतर और दूसरी यहां तक कि हर महीने मुकद्दस के अंदर भी जो ये कहा गया कि इज्तिमात को मुख्तसर से मुख्तसर रखा जाए, घर से वजू करके जाएं, तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए, ज्यादा देर तक ना बाजारों में ना मसाजिद में रुका जाए। और सबसे अहम चीज ये कि एक बात हमको माननी चाहिए कि हम चूंकि हमारे यहाँ अभी खुद अवामी सतह पे सैनिटाइजेशन का, ये सफाई का वो एहतमाम नहीं है जो और मुल्कों में मौजूद है। बिल्कुल, इसलिए हमको खुद इस तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। हर काम हम हुकूमत पर नहीं छोड़ सकते हैं। हमारी हुकूमत बहुत अच्छी तरह इतनी, यानी आप ये लगा लीजिए कि इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी हमारी हुकूमत खातिर ख्वाह इक़दाम कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी मसाजिद, अपने बाजार, अपने घर, जो भी चीजें या मुख्तलिफ मज़ाहब के जो लोग हैं वो इस तरीके के इज्तिमात से न सिर्फ एराज करें, इख्तिसार रखें और खुद भी एहतियात करें, दूसरों को भी इस पर आमादा करें। क्योंकि तदबीर जो है वो तकदीर का इनकार नहीं है, बल्कि तदबीर जो है वो भी तकदीर का ही इकरार है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है इस्लाम में भी यही सारी चीजें बताई गई हैं और सारे धर्मों में इस बात का साफ सफाई की तलकीन की गई है और उसवा हसना में तो बहुत तफसील से वो सारी चीजें एक तरह से बताई गई हैं। मैं उबैद ताहिर आपके पास आना चाहूंगा। उबैद ताहिर साहब, क्योंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं, रेडियो से जुड़े हुए हैं, ऐसे मौकों पर जबकि जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में हम जिस तरह के हालात हैं देख रहे हैं, कतर में तो 300 से ज्यादा इस तरह के मामले आए हैं, कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है एक मीडिया पर्सन पर या आप लोग रेडियो के जरिए, क्योंकि लोगों को बेदार भी करना होता है, कितनी जिम्मेदारी और कितना बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने है? देखिए, सबसे पहले तो कतर के हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के जो इंतजाम हैं वो बहुत ही लाजवाब और शानदार किस्म के हैं, जो मैंने खुद भी उनको कवर किया है। हर एक शख्स जो कि कंफर्म पेशेंट है अब उसको बिल्कुल अलग थलग एक 5 स्टार फैसिलिटी के साथ अलग कमरे में रखा गया है, जहाँ पे उसकी तमाम जरूरतों का ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पर जो मुख्तलिफ मुल्कों की जो एम्बेसीज हैं, जिनमें कि इंडिया की, पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं, उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है तमाम अपने जो उनके मुल्कों के रहने वाले लोग हैं कि वो हुकूमत की वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस पर मुकम्मल अमल करें। हम लोग जो कि मीडिया में हैं, हम भी यही पैगाम आम कर रहे हैं अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए से, चाहे वो ऑडियो हो या वीडियो हो, जिससे कि भी प्रोग्राम होते हैं उनमें हमारी कोशिश यही होती है कि हम इसको मुख्तलिफ इसके जो पहलू हैं वो लोगों के सामने लाएं और उनको ताउन पर उभारें। क्योंकि जैसे कि अभी आपके दीगर मेहमानों ने भी कहा कि हुकूमत तो अपने लेवल पे जो करती है सो करती है, लेकिन असल तो हम लोग हैं, अवाम हैं, हमें अपना ख्याल खुद रखना है। और ऐसी सूरत में जबकि ये वायरस दुनिया के 158 मुल्कों में फैल चुका है, तकरीबन 2.25 लाख कंफर्म पेशेंट, मतलब या ये कि कम से कम सस्पेक्ट पेशेंट्स उनके सामने आ चुके हैं, 6000 के करीब अमवात हो चुकी हैं पूरी दुनिया में, और मुल्कों ने सरहदें बंद कर दी हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए हैं, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया है, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए हैं, लॉकडाउन कर दिया है, जैसे कुवैत और इटली में लॉकडाउन है। तो ये जो तमाम जो इक़दाम किए जा रहे हैं, ठीक है कि उसका मॉर्टेलिटी रेट जो है बहुत कम है, 2% है, लेकिन आप अगर हिंदुस्तान के लेवल पे सोचें कि खुदा ना करे अगर हमारे यहाँ 10% लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं, तो क्या इतने बड़े इंतजाम हमारे मुल्क में हैं कि हर शख्स को अलग रखा जा सके और उसकी पूरी मेडिकल केयर की जा सके? बहुत मुश्किल है। यानी तादाद के एतबार से चीजें मामूली नजर आती हैं, लेकिन जब वो तादाद बढ़ती है तो आप कितने लोगों को आईसीयू में लेके जाएंगे? आप मतलब अगर 2% भी आप हिंदुस्तान की आबादी का निकाल लें तो आप कितनों को लेके जा सकते हैं? तो इस सूरत हाल से बचने के लिए
सबसे बुनियादी चीज यही है कि हम अपने साफ सफाई का, जिससे बिल्कुल बिल्कुल। अतार देलवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत छोटा सा रिएक्शन, मुझे आगा साहब के पास भी जाना। जी बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज और अपील करना चाहूंगा तमाम, मैं कवर साहब आ रहा हूं आपके पास, बड़े मोहतबाना इल्तिमास करना चाहता हूं जी कि चूंकि पूरी दुनिया के अंदर तमाम तालीमी इदारे बंद किए जा चुके हैं और खुद हिंदुस्तान ने आज पूरे मुल्क में एक तरीके से न शट डाउन की बात कही, इसलिए तमाम अहले मदारिस से मेरी अदाबंद दरखास्त है कि जो मेहमानाने रसूल उनके आप पढ़ते हैं वो किसी के बच्चे हैं, किसी के अकारिब हैं, इसलिए इस वायरस से, इस वबा जब तक इस पर रोकथाम है वो भी हुकूमत की गाइडलाइन की पाबंदी करें और 31 मार्च तक तमाम मदारिस को बंद किया जाना चाहिए। ये मेरी मोहतबाना अपील है। मदारिस ने पहले से कदम उठाए, कल फेसबुक पे मैंने दारुल नदवा जो है लखनऊ में, उसने एक तरह से छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। तो वाकई में अच्छी बात है मौलाना आपने कही कि मदारिस को भी इसमें एक तरह से साथ आना चाहिए। मैं आगा सुल्तान साहब आपके पास आना चाहूंगा। आगा सुल्तान साहब, क्या सरकार की तरफ से तो बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको एक कमी महसूस होती है कि बेदारी लाने के लिए इस पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है ताकि लोग बेदार हों कि किस तरह से एहतियात बरता जाए, क्या कुछ करने की जरूरत है? मैं हुकूमत हिंद से गुजारिश करता हूं कि जो भी कंज्यूमेबल्स हैं, मेडिकल कंज्यूमेबल्स, खास करके मास्क, आप मार्केट में जाइए और पूछिए कितना रेट है आज। कॉमन मैन मास्क खरीद जाता है तो 3 to 4 टाइम प्राइस हो गया है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स शुड टेक एक्शन ऑन दोज सप्लायर्स जो उन्होंने दाम बढ़ाई है। ये फर्स्ट पॉइंट। ये अफवाहों के चलते ज्यादा होता है, जिस तरह से अफवाहें फैलाई गई उस वजह से ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग का हुआ है। बिल्कुल। डॉक्टर कंवर, लास्ट में कुछ आप कहना चाह रहे थे? नहीं जी नहीं, लेट मी फिनिश मिस्टर अबू, गिवन मी टाइम। जी, लेट मी फिनिश। बिल्कुल, बात पूरी कर लीजिए आगा साहब। कंज्यूमेबल्स अगर बढ़ गए तो कॉमन मैन मास्क कहां से खरीदेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ब्लैकमेलर्स को अरेस्ट करना चाहिए इमीडिएट। अगर अदरवाइज इट विल बी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। व्हेन प्रिवेंशन इज नॉट हैपनिंग, सरकार को इस पर, इंतजामिया को, सरकार को इस पर नजर रखनी चाहिए। डॉक्टर कंवर, लास्ट कमेंट। नंबर 2, जी हेलो, नंबर 2, आगा साहब मेरे पास टाइम बहुत कम बचा, मैं लास्ट में डॉक्टर कंवर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, ये जो इतनी ज्यादा दुनिया में इस आतंक सा फैल गया है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका रीजन ये है कि ये इतनी कंटेजियस डिजीज है जो कि पहले सार्स था या मर्स था या इतने और वायरसेस आए, डायरिया के वायरसेस आए, इबोला आया, तो बर्ड फ्लू था, स्वाइन फ्लू था। कभी भी ऐसा पैनिक नहीं हुआ गवर्नमेंट लेवल पे, एजेंसीज पे इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। उसका रीजन ये है कि ये जो जिस तरीके से फैल रहा है, इससे ये वो याद दिलाता है हमें जो 102 साल पहले स्पेनिश फ्लू शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के फौरन बाद, और वो देखते देखते कुछ महीनों में और फिर कुछ कम हुआ, फिर दोबारा बढ़ गया, और 1918 और 1919 में बिल्कुल डॉक्टर कंवर, क्योंकि मेरे पास वक्त की बहुत सभी का शुक्रिया, और सिर्फ आखिर में इतना ही कहना चाहेंगे कि पैनिक होने की जरूरत नहीं, परेशान ना हो, सिर्फ एहतियात बरतें और इससे लड़ा जा सकता है एहतियात बरतकर। बहुत बहुत सभी का शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।